दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम अम्ल वर्षा, जल प्रदूषण और समुद्री प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। आप देखिए दोस्तों, जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। और आप जान लीजिए कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और वर्षा का जल भी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। ये कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देता है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सरितों और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के साथ जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ गिरती हैं। इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए, अम्लीय गैस जो है दोस्तों और प्राकृतिक स्रोत तथा मानव निर्मित स्रोतों का आपको यहाँ पर देखना है। अम्लीय गैस में नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ज्वालामुखी उद्गार और जैविक गतिविधियों से निकलता है। मानव निर्मित स्रोतों में तेल, कोयला और गैस के दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड निःसृत होता है। सल्फर और उसके ऑक्साइड दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी उद्गार, प्लैंकटन और वनस्पतियों के सड़ने से तथा मानव निर्मित स्रोतों में कोयले के जलने, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल के परिशोधन से और रासायनिक और उर्वरक उद्योग से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राकृतिक स्रोत है वो श्वसन, अपघटन और सागर है, जबकि मानव निर्मित स्रोतों में वनोन्मूलन, औद्योगिक प्रक्रियाएं और जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों आप जान लीजिए, अम्ल वर्षा वो परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। और वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये अम्ल वृष्टि के कारण हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों वातावरणीय प्रदूषण और उद्योगों से निकलने वाले तथा प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इसको ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर गिरकर मृदा से संपर्क कर अम्ल वर्षा मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन और मृदा के पोषक धनायन यानी पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निच्छालन होता है और मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? तो सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो सही उत्तर है अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं? तो सही उत्तर है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और ये वायुमंडल के नाइट्रस और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं, अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं या अम्ल वर्षा में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो सही उत्तर है HNO3 और H2SO4 यानी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित ये जो है चार आपके दिए गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से किनकी अधिकता होने के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी 2 और 4, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, अम्ल वर्षा या एसिड रेन वर्षा का एक प्रकार है जिसमें उच्च स्तर के नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी सतह पर अम्ल निक्षेपित होता है। इसमें अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा में बहकर या तो शुष्क रूप में जल के कुहासे तथा हिम की भांति द्रव रूप में विक्षेपित हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान देते हैं, क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः कणकीय द्रव्य उपस्थित होते हैं जो ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है तो याद रखिएगा, अम्ल वर्षा बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। अम्ल वर्षा बादल के जल यानी H2O और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य क्रिया के फलस्वरूप बनती है। कल कारखाने सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करके वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, बोरान के ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए, वर्षा के पानी में सल्फर के ऑक्साइड मिलने से, आप जान लीजिए सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा कारखानों से होती है, क्योंकि वहाँ से जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? यहाँ पे CFC, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और जर्मनी। तो सही उत्तर है कनाडा और नॉर्वे यानी 1 और 3। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त कनाडा और नॉर्वे हैं। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है, और इस अम्ल वर्षा के कारण यहाँ की झीलें अब जैविकी दृष्टि से मृत हो रही हैं। इन्हीं वजहों से अम्ल वर्षा को झील कातिल या लेक किलर कहा जाता है। कनाडा और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों में भी अम्ल वर्षा होती है, जो वहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। आप जान लीजिए कि USA और कनाडा के मध्य वायु गुणवत्ता समझौता भी किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो उत्तर है नॉर्वे में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब जल प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। देखिए, बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो सही उत्तर है अजैविक प्रदूषक में आर्सेनिक। आप जान लीजिए दोस्तों, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। ये ज्वालामुखी के वाष्प, समुद्र के जल और अनेक खनिजीय लवणों में मिश्रित रहता है। भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। ये संक्रमण मुख्यतया प्रकृति में पाए जाने वाले बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, और भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि और चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निच्छालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है, और आर्सेनिक के लगातार संपर्क में आने से ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है।
अगला प्रश्न है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो किस औद्योगिक मलबे से? सही उत्तर है चमड़ा उद्योग। दोस्तों रासायनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग से होता है और जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्माग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या एस्बेस्टोसिस? तो सही उत्तर है यूट्रोफिकेशन, ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। दोस्तों जल में पोषण तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालती है और जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जो कार्बनिक पोषक तत्व हैं उनके आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है और अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। इसको एल्गल ब्लूम या शैवाल ब्लूम कहते हैं। इस तरह का शैवाल ब्लूम जिसमें मुख्यतया ब्लू ग्रीन शैवाल की अधिकता रहती है पूरी जल सतह पर आच्छादित हो जाता है और शैवाल के साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। शैवाल और जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं। साथ ही ये टॉक्सिन यानी जहर भी जलाशय में निष्कासित करते रहते हैं। जलाशय में जलीय जंतु ऑक्सीजन के अभाव में मरने लगते हैं। तो इस तरह से सुपोषण के कारण भी जैव प्रजातियों की विविधता नष्ट होना शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही है। और ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों ही सुपोषण के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता या बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है किसका? तो सही उत्तर है जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक है बीओडी। दोस्तों बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण मापने की ये मुख्य इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है जिससे जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इस मांग को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बीओडी ऑक्सीजन का मापक है, जहां उच्च बीओडी होगा वहां निम्न डीओ होगा। अगला प्रश्न है किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल? तो सही उत्तर है बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है कैसे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है यहाँ पर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। अगला है दोस्तों जैव ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए मानक मापदंड है? तो उत्तर है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए बीओडी मानक मापदंड है। दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल संक्रमित होने को दर्शाता है, अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जहां उच्च बीओडी है वहां निम्न घुलित जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? तो सही उत्तर है कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। दोस्तों बीओडी की सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर और इलाहाबाद अब प्रयागराज के बीच पाया जाता है। कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ का बीओडी अधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल में? तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में।
दोस्तों भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल जो है वो आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत में सबसे पहले 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित हैं। और आप जान लीजिए कि अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च जल जीवन मिशन में आर्सेनिक के उपचार की व्याख्या की गई है और मिशन की शुरुआत से मार्च 2021 तक विभिन्न राज्यों में 10,650 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो उत्तर है बांग्लादेश में। दोस्तों, WHO के द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, भारत, मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो आप जानते हैं दामोदर नदी है। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण ये देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में ये जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? आपको बताना है। तो दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएटिव होता है। सही नहीं है। और इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया और जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी आपका सही नहीं है। तो न तो 1 न तो 2। आप जान लीजिए, वर्तमान में 100% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को खंडित कर उसे पानी और मीथेन गैस में बदल देता है। पानी को टैंक में जमा करके उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। तो न तो 1 सही है और ना ही 2। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? यमुना, गोमती, सई और तमसा। तो दोस्तों, यमुना और गोमती दोनों नदियां ही पर्यावरण प्रदूषण से ग्रस्त हैं। पब्लिक डोमेन में जैविक आपदा घोषित की गई नदी की सूचना प्राप्त नहीं है। जल गुणवत्ता के आधार पर यमुना नदी का जल गुणवत्ता सूचकांक अधिक अशुद्धता की ओर है, जबकि दूसरे क्रम पर गोमती नदी है। संयुक्त राष्ट्र ने यमुना को मृत नदी घोषित किया है और जैविक आपदा नदी इन्हीं दोनों नदियों में से कोई एक होगी। लोक सेवा आयोग ने गोमती नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आर्सेनिक, सार्बिटाल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम में से कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। तो यहाँ पर 1, 3, 5 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। और व्याख्या देखते हैं। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। शेष 15% जनसंख्या खुले कुओं या जल के खुले स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रसायन मिलते हैं। अगला प्रश्न है, नाक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। दोस्तों, नाक-नी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण देता है, लेकिन इसका अधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड के ग्रहण करने से कुबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपभोग से हड्डियों के जोड़, विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आती है और उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नाक-नी संलक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस महासागर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पादन या उत्पन्न होता है? तो बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई?
तो दोस्तों दिल्ली भारत में सर्वाधिक ठोस उत्पन्न करने वाला महानगर था और वर्तमान में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जो मुंबई है ये सर्वाधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला नगर है और दिल्ली दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों और सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे और इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए एक सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल सही है। और अपशिष्ट उत्पादक के लिए एक आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 8 अप्रैल 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू हुआ था और इसके तहत आप जान लीजिए दोस्तों, उत्पादक को 3 श्रेणियों में जैव निम्नीकरण योग्य, गैर जैव निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में अलग किया गया था। पहला कथन गलत हो गया और ये नियम प्रत्येक शहरी निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, जनगणना नगर, अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित औद्योगिक नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्र, विमानपत्तन, बंदरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि में लागू होंगे। और इसके अलावा दोस्तों इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित किए गए हैं। केवल कथन सी आपका सही है। अब आइए समुद्री प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों आप जान लीजिए कि समुद्र में जो प्रदूषण है वो चिंता का विषय है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र जो है वो भंडार गृह की तरह कार्य करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है और इस समृद्धि के क्या कारक हो सकते हैं? पहला है ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 1, 2, 3 आपके सही हैं। दोस्तों भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो है देखा जाए तो भारत के समुद्री जल में जो हानिकारक समुद्री प्रस्फुटन है वो बहुत महत्वपूर्ण, इसमें ज्वारनदमुख से पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह शामिल है। और ये नदियों और वर्षा के द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इससे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। 1982 में इसका नाम बदलकर IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में, देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। SACEP क्या है? तो सही उत्तर है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। आप जान लीजिए SACEP ये जो है दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। दोस्तों 28 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के मध्य समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी और SACEP दक्षिण एशियाई सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और वृद्धि को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए 1982 में स्थापित अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, ये घटना क्यों चिंता का विषय है? तो यहाँ पर कूटों के आधार पर आपको उत्तर देना है।
पहला है कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, बिल्कुल। और कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी, सही है। और मेघ बीजन और बीजों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, तो ये आपका सही नहीं है। 1, 2 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, महासागरों में जब अम्लीकरण बढ़ता है तो उसके कारण कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरह का प्रभाव प्रवाल भित्ति और डिंभक पादप प्लवकी वाले प्राणियों पर पड़ेगा। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह या स्टोरेज की तरह कार्य करता है और मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के लिए ये बफर जोन की तरह कार्य करता है। अनुसंधानों में ये बात सामने आई है कि समुद्र द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है और समुद्री अम्लीयता में ये बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन की घटना के लिए भी उत्तरदायी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।